हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो है आयनिक बॉन्ड या जिसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। अच्छा, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये जाना था कि बॉन्ड्स आखिर में क्या होते हैं, राइट। और बॉन्ड्स को एक्सप्लेन सबसे पहले किसने किया था और मॉडर्न व्यू क्या है बॉन्ड के फॉर्मेशन का। तो थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। देखो, बॉन्ड आखिर में क्या होता है कि मान लो मेरे पास दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारे क्या हो सकते हैं? एटम्स हो सकते हैं, हमारे आयंस हो सकते हैं, या फिर हमारे क्या हो सकते हैं? मॉलिक्यूल हो सकते हैं, राइट। इन दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को आपस में जो अट्रैक्शन फोर्स जोड़े रखता है उसी को हमने नाम दिया बॉन्ड। अभी अट्रैक्शन फोर्स अलग अलग बॉन्ड्स में अलग अलग होते हैं और अलग अलग पावर इनकी होती है, और वो पावर मॉलिक्यूल के केमिकल प्रॉपर्टी को निर्धारित करती है कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी। तो सारा हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। भाई, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि द अट्रैक्शन फोर्स, बॉन्ड क्या है कि एक अट्रैक्शन फोर्स है विच होल्ड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अ केमिकल स्पीसीज। कोई केमिकल स्पीसीज है, मान लो अगर हम ले लेते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। आयनिक बॉन्ड में तो ये काफी इंपॉर्टेंट हमारा कंपाउंड है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि सोडियम और क्लोरीन को आपस में जो फोर्स, जो अट्रैक्शन फोर्स इनको जोड़े रखता है उसी को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं, राइट। अब बॉन्ड को सबसे पहले किसने बताया था, किसने समझाया था कि आखिर में बॉन्ड क्यों बनता है? तो वो बताया था हमारे लेविस सर ने। लेविस सर ने क्या बोला था कि एवरी एलिमेंट अंडरगो बॉन्ड फॉर्मेशन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। भाई, ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। अच्छा, ये क्यों बोला था कि ऑक्टेट कंप्लीट करना है? जब उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था नोबेल गैसेस का, तो उन्होंने एक चीज वहां पे पाई थी कि जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है उनके, हीलियम को छोड़ करके सारे के सारे उनमें क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन है। और नोबेल गैस चूंकि उस टाइम पे सारे के सारे वो मानते थे कि इनर्ट होती है, तो इनर्ट का मतलब है ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, तो वो स्टेबल होती है। उस हिसाब से हमने ये बोला था कि भाई सारे के सारे एलिमेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं ताकि नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो प्राप्त कर सके। तो इसी संदर्भ में हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड की। देखो, अब बात करते हैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की, एक्सप्लेन बाय ऑक्टेट रूल की। ऑक्टेट रूल हमें कैसे बताता है कि आयनिक बॉन्ड क्यों फॉर्म हुआ होगा, राइट। तो चलिए अपना एग्जांपल लेते हैं, सोडियम एंड क्लोरीन। अब देखो, सोडियम क्या है बच्चों? हमारा एक मेटल है, राइट। और क्लोरीन क्या होता है? हमारा नॉन मेटल होता है। अब मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। ये आसानी से क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, राइट। और क्लोरीन क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। एक्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? एक्सेप्ट करता है। जो भी एटम या जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रो नेगेटिव नेगेटिव एलिमेंट, राइट। ओके। अब ये हमें देखना है कि सोडियम ने क्लोरीन के साथ आखिर में बॉन्ड क्यों बनाया, राइट। तो चलो सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। सोडियम का होता है बच्चों 2,8,1। क्लोरीन का होता है 2,8,7, राइट। अब ऑक्टेट रूल के हिसाब से सोडियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये कैसा करेगा? ये क्या करेगा बच्चों? आसानी से एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज कर देगा। वैसे तो इसके पास दो ऑप्शन थे। क्या थे? कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में है, कहीं से इसको अगर 7 इलेक्ट्रॉन और मिल गए तो ये क्या हो जाएगा? इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। बट क्या कोई 7 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा? नहीं। क्यों देना चाहेगा भाई 7 इलेक्ट्रॉन? तो ये क्या करता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां से लूज कर लेता है। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा सोडियम, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8, राइट। क्या हो जाएगा? 2,8। अब यदि हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन के पास भी दो रास्ते हैं। या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल दे, बट ये क्यों चाहेगा? अब
भाई अगर 7 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो चार्ज इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, राइट। +7 का चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, और जितना ज़्यादा चार्ज होता है उतना ज़्यादा एटम अनस्टेबल होता है। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर ज़्यादा चार्ज आ जाए, राइट। तो ये क्या करता है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने निकाला है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2,8,8, राइट। अब इससे क्या होगा बच्चों, इससे ये होगा कि सोडियम जो कि पहले न्यूट्रल था, अब एक इलेक्ट्रॉन इससे चला गया तो सोडियम के पास आ जाता है Na+ पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन जो कि पहले न्यूट्रल था और एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया तो क्लोरीन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अच्छा, मैंने ये क्यों कहा कि न्यूट्रल था, देखो एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 11 होता है एटॉमिक नंबर, राइट। अब ये जो 11 एटॉमिक नंबर है ये क्या बताता है, मेरा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, यानी कि सोडियम के पास प्रोटॉन्स कितने हैं, 11 हैं, और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना होता है, +1 का, यानी कि इसके ऊपर जो है +11 का चार्ज है, राइट। और इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं सोडियम के पास, इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन भी 11 होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन के पास एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसके पास 11 नेगेटिव चार्ज है। यानी कि 11 नेगेटिव चार्ज ने 11 पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रखा है, न्यूट्रलाइज कर रखा है। इसीलिए जब हम सोडियम एटम को दिखाते हैं तो कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं है। अब मान लो मैंने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो इसके पास जो है इलेक्ट्रॉन कितने बच गए भाई, केवल 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गए, यानी कि 10 नेगेटिव चार्ज बच गए। अब ये जो 10 नेगेटिव चार्ज है वो 10 पॉजिटिव चार्ज को ही न्यूट्रलाइज करेगा, राइट। यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन ने 10 प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब इसके पास एक प्रोटॉन बचा जो कि +1 का चार्ज कैरी करता है। इसीलिए जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो उसके ऊपर क्या आ गया, +1 का चार्ज आ गया। सेम ऐसे ही क्लोरीन का है। क्लोरीन के पास पहले कितने थे, 17 इलेक्ट्रॉन थे और 17 प्रोटॉन थे। 17 इलेक्ट्रॉन थे और 17 क्या थे, प्रोटॉन थे, जिन्होंने आपस में एक दूसरे को क्या कर रखा था, न्यूट्रलाइज कर रखा था। अब इसने क्या किया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, एंड प्रोटॉन कितने रह गए, 17 ही प्रोटॉन यहाँ पे रह गए। तो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा आ गया, और एक इलेक्ट्रॉन के पास 1 नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसके पास क्या आ गया, एक नेगेटिव चार्ज आ गया। इससे एक कंक्लूजन क्या निकलता है कि भाई यहाँ पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो उसमें कंप्लीट ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि आयनिक बॉन्ड को बनने के लिए क्या होता है, कंप्लीट आयन का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आयंस फॉर्म होते हैं, आयंस फॉर्म होते हैं। कौन कौन से आयन फॉर्म होते हैं, देखो पॉजिटिव जो भी चार्ज हमारे स्पीसीज के ऊपर होता है उसको कहते हैं हम कैटायन, क्या कहते हैं, कैटायन। और नेगेटिव वाले को क्या कहते हैं, एनायन। तो आयनिक बॉन्ड में दो हमारे चार्ज पार्टिकल बनते हैं, राइट। एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैटायन और एनायन के पास अपने अपने ऑक्टेट कंप्लीट हैं, लेकिन तब भी ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। के बाद ये रहा मेरा सोडियम पॉजिटिव चार्ज और ये रहा मेरा क्लोरीन नेगेटिव चार्ज। ये दोनों आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। कौन सा फोर्स बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। अब जब ये आयंस आपस में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जुड़ते हैं तो ये क्या होता है, काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, राइट। स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं कि स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अगर आप बात करें कोवेलेंट बॉन्ड की, अगर हम बात करें कोवेलेंट बॉन्ड की, तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो क्या होता है, वीक होता है आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में, यानी कि वहां पे जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, वीक होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आयनिक बॉन्ड जो होता है वो काफी क्या होता है, स्ट्रांग होता है कंपेयर टू अदर बॉन्ड्स, राइट। अब इसकी थोड़ा हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन हमें क्या कहती है। देखो जो हमने समझा है वही यहाँ पे कहा गया है कि व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड
by the complete transfer of one or more valence electron of one atom to another atom so as to complete their outermost octets and acquire stable nearest noble gas configurations. The bond form is called electrovalent bond और ionic bond। इसने क्या बोला कि भाई ये रहा मेरा सोडियम और ये रहा मेरा क्लोरीन। इसने क्या किया 2,8,1 था इसके पास 2,8,7 था। इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 2,8 बन गया। राइट, यानी कि एक एटम ने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर दिया, और दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया हमारा, ये दोनों का दोनों, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस किसके जैसे, नियॉन के जैसे हो गया, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसके जैसा हो गया, हमारा आर्गन के जैसा। राइट, तो इन दोनों ने आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन इसलिए किया ताकि ये नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर सके। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। और इसके बाद ये क्या बनाते हैं, आयंस बनाते हैं Na+ और Cl-, एक कैटायन एक एनायन, और ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा, और जिसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि NaCl में हम ये नहीं दिखाते हैं, ये डंडी नहीं दिखाते। डंडी किस लिए नहीं दिखाते हैं, ये डंडी एक्चुअल में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। राइट, कि मेरा जो क्लोरीन है वो केवल इसी डायरेक्शन से आना चाहिए। राइट, लेकिन यहाँ पे केवल एट्रैक्शन फोर्स काम करता है। एट्रैक्शन फोर्स का मतलब ये है कि जो आयनिक बॉन्ड है वो क्या होता है बच्चों, नॉन डायरेक्शनल होता है। नॉन डायरेक्शनल होता है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखो मान लो यहाँ पे सोडियम कैटायन है। राइट, अब ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन चाहे ऊपर से आए या क्लोरीन नीचे से आए या लेफ्ट से क्लोरीन आए या राइट से क्लोरीन आए, कहीं से भी क्लोरीन सोडियम को अप्रोच अगर करता है तो वहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। राइट, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। यहाँ पे आपस में ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज पार्टिकल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जबकि अगर आप कोवेलेंट बॉन्ड में देखोगे तो कोवेलेंट बॉन्ड में हम पढ़ने वाले हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। डायरेक्शनल नेचर का मतलब क्या है, मान लो ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। राइट, अब हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में ये जो बॉन्ड बना है ना, अब जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, चाहे लेफ्ट से आओ राइट से आओ, तो यहाँ पे वो सीन नहीं होने वाला है। यहाँ पे डायरेक्शन डिपेंड करेगी। क्लोरीन के जो ऑर्बिटल है और हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल है उसका एक फिक्स डायरेक्शन होगा, तभी जाकर के कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला है। राइट, तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई जो आयनिक बॉन्ड होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। अब थोड़ा एक और चीज यहाँ पे समझनी बाकी रह गई है कि जो सोडियम है ना, इसकी लेविस स्ट्रक्चर से हम कैसे आयनिक बॉन्ड को फॉर्म करेंगे या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे लेविस स्ट्रक्चर के द्वारा। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि एटम का लेविस स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं। तो हमें सिंपल सा क्या करना है कि सोडियम के वैलेंस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको डॉट या क्रॉस से रिप्रेजेंट करना है। चलो सोडियम का मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ क्रॉस से। राइट, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है सोडियम का, केवल 1 है। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 7 इलेक्ट्रॉन है। राइट, 7 है। भाई ये होता है ना 2,8,1 और ये क्या होता है 2,8,7, यही होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें 7 है तो मैंने 7 डॉट से दिखा दिए। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने किसको दिया, क्लोरीन को दिया, और उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम के पास आ गया बच्चों पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के पास आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज। इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो पहले इसके पास कितने थे, 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे। अब एक इलेक्ट्रॉन इसका आ गया तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक क्रॉस का साइन यहाँ पे बना दिया। राइट, तो ये हमारा क्या बन गया, हमारा आयनिक बॉन्ड बन गया, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो लेविस स्ट्रक्चर के द्वारा हम आयनिक बॉन्ड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक अदर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का। राइट, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मैग्नीशियम और यहाँ पे ले लेते हैं हम क्या, ऑक्सीजन को। राइट, तो मैग्नीशियम में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में अगर हम बात करें तो इसके वैलेंस शेल में होते हैं बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन। राइट, और ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं हमारे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर मैं बात करूं इसका 2,8,2 होता है, जबकि ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो
2,6 होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन ये कंप्लीट ट्रांसफर कर देगा किसको, ऑक्सीजन को। इस तरीके से ऑक्सीजन को जब दो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है मैग्नीशियम के द्वारा, तो मैग्नीशियम ने दो इलेक्ट्रॉन दिए, यानी कि इसके पास क्या आ गया, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ऑक्सीजन के पास क्या आ गया, 2 नेगेटिव चार्ज आ गया, राइट। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ऑलरेडी थे, 2 इलेक्ट्रॉन किसके आ गए, हमारे मैग्नीशियम के आ गए। तो इस प्रकार से हम इसकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर को शो कर सकते हैं, राइट। तो ये तो था भाई आयनिक बॉन्ड का बेसिक, की भाई आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है और क्यों बनता है ऑक्टेट थ्योरी के अनुसार। तो ये तो था लेविस डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा आयनिक बॉन्ड को हम कैसे दिखाते हैं। अब यहाँ पे हमें एक चीज और पढ़नी है, वो है इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है बच्चों की, जब भी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लूज हुए, या फिर हम कहें कितने एक्सेप्ट हुए, एक्सेप्ट हुई, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। यानी कि आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में, जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल सोडियम, सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी बताओ भाई, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है इसकी। तो सोडियम ने कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या रिलीज किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सोडियम ने रिलीज किया, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी, राइट। और क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, अपने वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, या फिर हम कहें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय एटम, वो क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाएगा। ऐसे अगर मैं पूछूं मैग्नीशियम का बताओ इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी, भाई कितने इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे रिलीज किए, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी, 2। और ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट किया, 2 इलेक्ट्रॉनों का, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी हमारी 2। दूसरा हम देख सकते हैं कि जैसे मानो यहाँ पे मैंने लेविस डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा आयनिक बॉन्ड को समझाने की कोशिश की है, तो इससे हम कैसे देखेंगे, इससे देख लो नंबर ऑफ चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे मोड लगा दिया हमने, क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज में प्लस नेगेटिव से हमें कोई मतलब नहीं है। तो सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी पूछी है, तो सोडियम के ऊपर कितना चार्ज है, 1 का चार्ज है, तो 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव उससे हमें लेना देना नहीं है। क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव है तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना है भाई, 2 पॉजिटिव का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी मैग्नीशियम की 2, ऑक्सीजन की भी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, राइट। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी में आपको सिंपल सा देखना है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ है, वही हमारे एटम की या फिर एलिमेंट की इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। देखो अब हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग, राइट। और फैक्टर कौन कौन से हैं जो आयनिक बॉन्ड पर निर्भर करते हैं। देखो मॉडर्न व्यू का मैं थोड़ा आपको एग्जांपल दे लेता हूं कि मानो 2 आयंस है, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड की बात करें तो 2 आयंस है, एक है मेरा कैटायन और एक है मेरा एनायन। मान लो एक क्या है, कैटायन है और एक एनायन है, ये दोनों आपस में मिल करके मान लो एक कोई आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसमें क्या होनी चाहिए, हमारे जो सिस्टम की एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा कम होनी चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है कि जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो उस केस में एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और एनर्जी कम होने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होनी चाहिए। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, एनर्जी रिलीज। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। और एनर्जी की टर्म में अगर हम बात करें केमिस्ट्री में, तो डेल्टा एच तो पिक्चर में आता ही है। तो डेल्टा एच मेरा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा एच जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतनी ही ज्यादा मेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ये तो था मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग कि भाई बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी सिस्टम की क्या होनी चाहिए, लोअर होनी चाहिए। अब आयनिक बॉन्ड में सबसे पहला जो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है वो आता है मेरा आयोनाइजेशनल एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी कैसे इंपैक्ट करती है वो देख लेते हैं। देखो मेरा सोडियम एटम है, सोडियम एटम क्या करेगा, कैटायन बनाएगा। कब बनाएगा, जब वो एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर लेता है। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी एक एटम से
उसके वैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम रिमूव करते हैं तो इस स्टेप में एनर्जी रिलीज होती है या फिर हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी आप पढ़ करके आए होंगे ना, इसका वीडियो लेक्चर तो मैंने अपलोड कर रखा है, वहां पे सारा समझा रखा है कि डेल्टा एच क्या होता है और यहाँ पे एनर्जी का कैसा रिलेशन होता है। तो देखो, किसी भी गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है, राइट। यानी कि अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो ये रिएक्शन मेरी क्या है, एंडोथर्मिक होगी, एंडोथर्मिक होगी। और हमें कैसी रिएक्शन चाहिए, हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो डेल्टा एच होगा मेरा क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव में तो हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए नेगेटिव में। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो डेल्टा एच है, या मैं जो आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं, डेल्टा आई एच आयनाइजेशन एनर्जी, वो क्या होगी, बहुत ही कम होनी चाहिए मेरी, ठीक है। जितनी लोअर होगी, पॉजिटिव में जितना कम होगा हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। तो पहली चीज हमने क्या सीखा, आयनिक बॉन्ड को बनने के लिए जो मेरी आयनाइजेशनल एनर्जी है वो हमारी लोअर होनी चाहिए। दूसरा, ये तो कैटायन की बात थी। एनायन जब फॉर्म होता है तो उसमें आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी। यानी कि अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और यहाँ पे Cl माइनस बना दिया, राइट। मुझे ये बताओ कि जब कोई भी न्यूट्रल गैसेस एटम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और एनायन का फॉर्मेशन करता है तो उस केस में हमारे सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, या फिर हमें सिस्टम को एनर्जी देनी पड़ती है। तो इस केस में आपको क्या ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो जनरली हमारी नेगेटिव होती है। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। और इस केस में डेल्टा ई जी एच जो होता है वो क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। और हमें क्या चाहिए, सिस्टम की एनर्जी लोअर चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रही है, सिस्टम की एनर्जी लोअर हो रही है ना। यहाँ पे देखो, क्लोरीन की मान लो कोई एनर्जी थी यहाँ पे, राइट। लेकिन अब जब Cl माइनस बना उस केस में ये एनर्जी क्या होगी, रिड्यूस हो गई, कम हो गई। एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे सिस्टम से बाहर निकल रही है, एक्सोथर्मिक है ना। तो इस Cl माइनस की एनर्जी लोअर होगी, तो यही तो हमें चाहिए। तो डेल्टा Ag क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव में ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में जितनी ज्यादा होगी उतना हमें क्या क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा। क्यों, क्योंकि सिस्टम से एनर्जी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आता है हमारा लैटाइस एंथैल्पी, लैटाइस एंथैल्पी। अब लैटाइस एंथैल्पी का मतलब क्या है कि भाई एक लैटाइस को, 1 मोल लैटाइस को बनने के लिए जितनी एनर्जी हमारी क्या होती है, रिलीज होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, लैटाइस एंथैल्पी कहते हैं। अब आप बोलोगे ये क्या है, देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, लैटाइस एंथैल्पी में एक सेपरेट वीडियो लेक्चर लेकर के आऊंगा जहां पे लैटाइस एंथैल्पी की सारी बातें करेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक लैटाइस एंथैल्पी, राइट। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये इसलिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आयनिक कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है वो यहीं से निकल कर आएगी, यही हमें बताएगा कि कौन सा आयनिक कंपाउंड कितना स्टेबल है। तो यहाँ पे हम केवल थोड़ा बेसिक समझने की कोशिश करेंगे लैटाइस एंथैल्पी को। हमारा कैटायन बन गया Na+, राइट। हमारा एनायन भी बन गया Cl माइनस। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है, बॉन्ड बनाना है, यानी कि आपस में इनको पास में आना है। तो इन्होंने क्या किया जी, NaCl कंपाउंड हमारा बना दिया, राइट। और ये क्या होता है, हमारा सॉलिड होता है। यानी कि जब दो फ्री आयंस आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जुड़ते हैं और 1 मोल आयोनिक क्रिस्टल 1 मोल आयनिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं, तो इस केस में जो एनर्जी रिलीज्ड होती है, जो एनर्जी रिलीज्ड होती है उसी को हम क्या कहते हैं, लैटाइस एंथैल्पी कहते हैं, जिसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि ये भी क्या होगा, हमारा नेगेटिव में ही होगा, राइट। जब भी एनर्जी रिलीज होती है सिस्टम से वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। यानी कि मेरा आयनिक क्रिस्टल जब बनेगा, अच्छा लेटाइस क्या होता है, लेटाइस देखो बेसिकली अगर मैं बोलूं तो ये अरेंजमेंट होता है आयंस का सॉलिड में, राइट।
अब ये तो होगा नहीं कि यार सोडियम कहीं पर है, क्लोरीन कहीं पर है। बेसिकली क्या होता है कि जो कैटायन होता है वो सराउंड होता है एनायन से, और जो एनायन होता है वो सराउंड होता है किससे? कैटायन से। और ये फिक्स्ड स्ट्रक्चर इसकी होती है, वहां पे हम सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे एफसीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, सारी चीजें वहां पे डिटेल्स में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें ये जानना है कि जब आयंस आपस में जुड़ते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं, तो उस केस में हमारा क्या होता है? एनर्जी रिलीज्ड होता है, जिसे हम लैटाइस एंथैल्पी कहते हैं। राइट। इसकी अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तो एग्जैक्ट डेफिनेशन होगी बच्चों, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन फ्री आयन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 1 मोल ऑफ अ क्रिस्टल इज कॉल्ड लैटाइस एंथैल्पी। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो आयनाइजेशन एनर्जी जो मेरी थी यहाँ पे, सोडियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी थी जिसे मैं डेल्टा आई एच रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो थी हमारी 495.8 किलो जूल पर मोल। राइट। और जो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थी डेल्टा ई जी एच किसकी? क्लोरीन की, वो होगी नेगेटिव में 348.7 किलो जूल पर मोल। राइट। और यहाँ पे जो लेटाइस एनर्जी होगी हमारी यानी कि यू, वो थी मानो 788 किलो जूल पर मोल। तो अगर मैं इन तीनों एनर्जी को यानी कि डेल्टा आई एच प्लस डेल्टा ई जी एच प्लस यू को ऐड करूं, तो ये क्या होनी चाहिए? नेगेटिव में होनी चाहिए। ये जो नेगेटिव है ये हमारा क्या बताता है? अगर इन तीनों को ऐड करके मेरी नेगेटिव में वैल्यू आ रही है, तो ये मेरा बता रहा है कि जो मेरी ये रिएक्शन हुई वो क्या हुई? एक्सोथर्मिक हुई। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सिंपल सा एनर्जी एनर्जी रिलीज्ड हुई। क्या हुई? ओवरऑल जो एनर्जी है हम इसको क्या करेंगे? ओवरऑल एनर्जी है वो क्या हुई हमारी यहाँ पे? रिलीज्ड हुई। अगर ये ओवरऑल एनर्जी रिलीज्ड ना होती, मान लो यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है? पॉजिटिव में आ रहा है, तो उस केस में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता ही नहीं। मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है। राइट। बॉन्ड का फॉर्मेशन इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड बनने के बाद जब मेरा आयनिक कंपाउंड बना, तो उस केस में जो मेरी एनर्जी थी, ओवरऑल एनर्जी, वो क्या हुई बच्चों? रिड्यूस हुई। राइट। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट, आप तीनों को ऐड करके देखोगे तो वैल्यू नेगेटिव में ही आने वाली है। तो उम्मीद है ये मॉडर्न व्यू आपको समझ में आया होगा, और फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है। और अब हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है आयनिक कंपाउंड्स की। तो सबसे पहले फिजिकल स्टेट की बात कर लेते हैं। तो अभी अभी हमने देखा कि फिजिकल स्टेट क्या होती है, जब आयनिक कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है बच्चों? सॉलिड बनता है। अब सॉलिड बनने का रीजन क्या है? सॉलिड बनने का रीजन सिंपल सा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ attraction between cations एंड एनायंस। कैटायंस और एनायंस के बीच में जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसी के कारण हमारा जो यहाँ पे कंपाउंड बनता है या जो फिजिकल स्टेट होती है आयनिक कंपाउंड की, वो क्या होता है? सॉलिड होता है। यार एक सिंपल सा रीजन मैं आपको देता हूँ। मेरे पास है एक गैसियस स्टेट, एक है मेरे पास लिक्विड स्टेट का कंपाउंड, और एक है मेरे पास सॉलिड स्टेट का कंपाउंड। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको किस में देखने को मिलता है, तो आंसर आपका होगा सॉलिड का। राइट। क्यों? क्योंकि सॉलिड में क्या होते हैं? आयंस जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब होते हैं। और करीब कब होंगे? जब उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। लिक्विड में क्या होते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जबकि गैसेस में आप देखोगे तो आयंस क्या होते हैं? फ्री मूव करते हैं। ठीक है। क्योंकि इनके बीच में मिनिमम क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो आयनिक जो कंपाउंड है उनके बीच में आयनिक जो बॉन्ड होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण ये सॉलिड स्टेट में ही बनते हैं जनरली।
अब हम दूसरे प्रॉपर्टी की बात करेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मुझे एक चीज बताओ, मान लो कोई आयनिक कंपाउंड यहाँ पे ये है ए बी। अब मैं बोल रहा हूं कि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आपको इसको क्या करना है, हीट देना है। हीट देके इसको क्या करना है, आपको मेल्ट करना है। राइट, क्या करना है, मेल्ट करना है। तो मुझे बताओ कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा या कम होगा। आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी या ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है कि जब दो कोई भी कांस्टेंट पार्टिकल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग हमें क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी। क्योंकि बेसिकली मेल्टिंग में क्या होता है भाई, मेल्टिंग में हमें जो है एटम है वो एक दूसरे से दूरी तो करने पड़ते हैं भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होगा उतनी फिजिकल स्टेट क्या होगी, चेंज होगी। भाई स्ट्रॉन्ग है इसीलिए तो ये सॉलिड है। राइट, अगर लिक्विड में ले जाना है इनको या मेल्टिंग स्टेट में ले जाना है तो इन आयंस को आपस में एक दूसरे से दूर करना पड़ेगा। दूर कब होगा, जब हम ज्यादा एनर्जी इनको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, यानी कि आप एक चीज यहाँ पे नोट कर लेना, साइज का इम्पैक्ट भी यहाँ पे देखने को मिलता है। साइज जितना छोटा होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एक चीज आप ध्यान में रखना कि आयनिक कंपाउंड का साइज जितना छोटा होगा उतना ही ज्यादा उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम सोडियम फ्लोराइड ले या फिर मैं बात करूं सोडियम आयोडाइड की, इन दोनों में से आपको मैं बोलूं कि बताओ भाई मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है और किसका कम है, तो आप सिंपल सा आंसर लगाओगे कि देखो कॉमन आयन क्या है इसमें, सोडियम सोडियम है तो इसके साइज तो भाई जो इसका साइज होगा वो इसी का साइज होगा, इसको तो नेग्लेक्ट कर दो। लेकिन फ्लोरीन का साइज जो कि छोटा है, इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। राइट, चूंकि आयोडाइड का जो आयोडीन है यहाँ पे उसका साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है भाई, फ्लोरीन के कंपैरिजन में तो बहुत बड़ा होता है। राइट, जिसके कारण यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, कंपैरेटिवली वीक क्या होगा यहाँ पे, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट अगर हम देखें सोडियम फ्लोराइड का, तो ये क्या होगा हमारा, हाई होगा, और ये क्या होगा हमारा, लोअर होगा। अगर हम इनकी वैल्यू देखें तो यहाँ पे कितनी होती है, 1270 केल्विन हमारा क्या होता है, सोडियम फ्लोराइड का होता है। और सोडियम आयोडाइड की अगर हम बात करें ये क्या होता है, 924 केल्विन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइज का इम्पैक्ट भी पड़ता है कि भाई साइज जितना छोटा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा और उतनी ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, यानी कि उतना ज्यादा हमारा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलेगा। देखो तीसरा हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी आयनिक कंपाउंड जो है बहुत अच्छे सॉल्युबल होते हैं जनरली किसमें, वाटर में, या फिर हम बात करें पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है, वाटर की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे क्या होता है, इस प्रकार से वाटर का स्ट्रक्चर होता है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, डायपोल जनरेट होता है इस प्रकार से। राइट, इस प्रकार से हमें क्या देखने को पड़ता है, डायपोल मूवमेंट देखने को मिलता है। और आयनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो सोडियम के पास होता है प्लस, क्लोरीन के पास होता है नेगेटिव चार्ज। राइट, तो इससे क्या होगा, जब हम वाटर में इनको ऐड करेंगे तो इसमें पार्शली नेगेटिव होगा, इसमें पार्शली पॉजिटिव होगा। तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, वाटर में जाकर के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है किसके, सोडियम और क्लोरीन के बीच में, इसको क्या करते हैं, वीक कर लेता है। वीक करने का मतलब क्या है कि इनके बीच जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो ये क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे वाटर में। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पोलार सॉल्वेंट करते हैं। पोलार सॉल्वेंट का मतलब क्या है कि एक के पास जो है पार्शली पॉजिटिव चार्ज होगा, एक के पास पार्शली नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव किसको, सोडियम को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव क्लोरीन को अट्रैक्ट करेगा, जिससे इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी जनरली किस में होती है, वाटर में होती है और पोलर सॉल्वेंट में होती है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें मॉल्टन स्टेट की, या फिर बात करें लिक्विड स्टेट की, या फिर बात करें हम लिक्विड स्टेट में, तो ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। सॉलिड स्टेट में क्या होगा बच्चों, जैसे अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड में चूंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो आयन की मूवमेंट नहीं होगी। यहाँ पे क्या नहीं होगा,
आयन मूव नहीं करेगा। और आयन अगर चार्ज पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहाँ से होगी भाई? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तभी होती है जब चार्ज पार्टिकल आपस में क्या करते हैं, मूव करते हैं। मॉल्टन स्टेट में इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा और आयंस थोड़ा फ्री हो जाएंगे और मूव करने लगेंगे। जैसे ही मूवमेंट आती है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है। और लिक्विड स्टेट में तो भैया ये क्या होते हैं, अच्छे खासे कंडक्टर होते हैं, क्योंकि वहां पे आयंस तो फास्टली मूव करेंगे, क्योंकि उनके बीच में जो है मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कंपैरिजन टू सॉलिड एंड मोल्टन स्टेट। अब हम बात करेंगे डायरेक्शनल बिहेवियर का। जब भी आयनिक कंपाउंड बनता है ना, ये क्या बनता है, नॉन डायरेक्शनल का बनता है। तो बेसिकली जैसे मेरा यहाँ पे कैटायन बना सोडियम आयन, राइट, और क्लोरीन आयन बना। अब क्लोरीन आयन सोडियम से किसी भी डायरेक्शन से आता है तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो वहां पे क्या करेगा, सिंपल सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। अब डायरेक्शनल को जब तक नहीं जानोगे ना आप, नॉन डायरेक्शनल आपकी समझ में नहीं आएगा। तो वो हम पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड में। कोवेलेंट बॉन्ड में एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। जब हम ओवरलैपिंग वहां पे पढ़ते हैं तो मान लो ये मेरी क्या है, पी ऑर्बिटल है, ये क्या है मेरी पी एक्स ऑर्बिटल है। अब एक पी एक्स ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग में इससे करवाना चाहता हूं, राइट। ये ऑर्बिटल है पी वाई ऑर्बिटल। अब मुझे बताओ क्या ये आपस में ओवरलैप करेंगे? तो ये आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे। जब ये जब ये वाली ऑर्बिटल सेम ऐसे ही होगी, पी एक्स डायरेक्शन में ही आएगी, तब जाके इनके बीच में क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा, राइट। तब जाके क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा। तो अगर पी एक्स ऑर्बिटल पी वाई से ओवरलैप नहीं कर सकती है तो बॉन्ड फॉर्मेशन कब होगा, जब हमारी पी ऑर्बिटल एक फिक्स डायरेक्शन से आएगी, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, ये हमारी क्या है, पी एक्स ऑर्बिटल है और यहाँ पे मेरी एस ऑर्बिटल है। वो अगर इस डायरेक्शन से आ रही है तो क्या बॉन्ड बनेगा? नहीं, वो क्या आना चाहिए, इसी डायरेक्शन से आना चाहिए, तब जाके मेरा क्या बनेगा, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मेरे समझाने का मतलब यही था कि भाई हमारी जो ऑर्बिटल्स हैं कोवेलेंट बॉन्ड में, वो क्या होनी चाहिए, डायरेक्शनल होनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, तभी वहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जबकि यहाँ पे मेरा सोडियम आयन अगर माना यहाँ पे क्लोरीन यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जबकि यहाँ पे फर्क पड़ता है, यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन से आ रहा है, पी वाई डायरेक्शन से, पी वाई ऑर्बिटल पी एक्स से बॉन्ड बनाना चाहती है तो ये बॉन्ड बनेगा ही नहीं, ठीक है। जबकि सोडियम और क्लोरीन के केस में ऐसा नहीं होता है कि क्लोरीन कहीं से भी आए, यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गई, क्योंकि इनके बीच में सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कोई ओवरलैपिंग यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। इसीलिए हम यहाँ पे इस प्रकार से दिखाते हैं, ठीक है। एक डंडी नहीं दिखाते, डंडी दिखाने का मतलब ही ये है यहाँ पे कि एक फिक्स डायरेक्शन वही होनी चाहिए, किसकी, ऑर्बिटल्स की। उम्मीद है आयनिक जो बॉन्ड है आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से ये बनता है, क्यों बनता है। दोनों थ्योरी हमने यहाँ पे देखने की कोशिश करी। एक थी हमारी ऑक्टेट थ्योरी, एक थी हमारी मॉडर्न व्यू। साथ में हमने इनके करेक्टरिस्टिक्स पढ़े, साथ में हमने ये देखा कि भाई इलेक्ट्रोवैलेंसी हमारी क्या होती है। अब मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ।